हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने टर्म 2 के सभी चैप्टर को कवर कर लिया और अब हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। बेटा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पीछे भी थोड़ी सी चर्चा करके आए हैं। जब डिमांड ग्रेटर हो और मार्केट में सप्लाई कम हो तो हम उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं, और जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज्यादा हो तो हम उसको डेफिसिट डिमांड कहते हैं। इतना आप सबको क्लियर होगा। लेकिन अब हम लोग इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, और इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक होगा, जहां प्लैंड एडी और प्लैंड एएस एक दूसरे को कट करेंगे, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन उस चैप्टर को आगे समझने से पहले जरा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है हमारे साथ उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म जो हमें समझ में आता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट की एक सिंपल सी चीज याद रखिएगा, दोज हु आर विल टू वर्क, एबल टू वर्क एंड दे हैव वर्क। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आता है तो आपको ये बहुत सिंपल सी भाषा में समझा देगा। क्या? जो कार्य करना चाहते हैं, जो किसी काम को करना चाहते हैं, जिनके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी है उस काम को परफॉर्म करने की, और उनके पास वो काम अवेलेबल है, यानी कि अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो बेटा ज्यादातर बच्चे फुल एम्प्लॉयमेंट को गलत समझ जाते हैं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेशन में। वो सोचते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गया। पर खुद ही सोचो, क्या कभी भी किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो सकता है? बेटा ऐसे बहुत सारे लोग हैं या तो जो कार्य करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, यानी कि उनकी फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है वो किसी टास्क को परफॉर्म करके, उनकी एज बहुत ज्यादा हो गई है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हैं जैसे अभी, तो उन सबको आप वर्क में इंगेज नहीं कर सकते कि नहीं जबरदस्ती चलो काम करो। अब आप अपने ग्रैंडफादर जो काफी एज होंगे उनसे कहेंगे कि जाके वर्क करिए? नहीं। या कोई न्यू बॉर्न बेबी है उसको 5-6 महीने बाद कहोगे चलो जाओ फैक्ट्री में काम करके लाओ, पैसे कमा के लाओ? नहीं। तो किसी भी इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा हमसे एक चीज कहता है, क्या? जो मैंने आपको अभी समझाई कि दोज हु आर विल टू वर्क, एबल टू वर्क एंड दे हैव वर्क आर नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? देखो बेटा दूसरा टर्म जो हमें समझना चाहिए वो है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। क्या? अपनी मर्जी से ये लोग बेरोजगार हैं। क्या? दे आर नॉट विल टू वर्क और नॉट रेडी टू वर्क एट गिवन वेज रेट। देखिए, या तो ये अपनी मर्जी से काम ही नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खटिया तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, आराम फरमाने के लिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या होती है? पहला, या तो उनकी विल ही नहीं है कुछ करने की, वो चाह के बेरोजगार बने रहना चाहते हैं। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस नौकरी की वो तलाश कर रहे हैं वो उसके योग्य नहीं है, और जो नौकरी उन्हें मिल रही है वो सोचते हैं कि ये हमारे योग्य नहीं है। तो मतलब उनके बीच में जो एक तालमेल बनना चाहिए जॉब और उनका, वो नहीं बन पाता, तो वो लोग अपनी मर्जी से बेरोजगारी को चुनते हैं। ऐसी बेरोजगारी को हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी। बेटा अगर हम बात करें हमारे सेकेंड टर्म जो है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दे आर रेडी टू वर्क एट एनी वेज रेट but still they do not get any work। ये इस प्रकार के बेरोजगार हैं। क्या बच्चे? ये रेडी हैं कि भैया कुछ भी रेट दो, कुछ भी तनख्वाह दे दो, बस माई बाप हमें काम दे दो, लेकिन इसके बावजूद इन बेचारों को काम नहीं मिल पा रहा। इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री, अस्वैच्छिक बेरोजगारी। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसे कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया, कुछ ओल्ड एज पीपल होंगे, ओल्ड एज पीपल, न्यूबॉर्न बेबी,
एटसेट्रा। इसको हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कभी ना कभी ये अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अब बेटा अगर हम बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो देखिए ये वो लोग हैं कभी इनके पास काम है, कभी इनके पास काम नहीं है। बात समझिए। देखो बच्चे, अगर हम बात करें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत खूबसूरत तरीके से गार्डनर, एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इन्होंने समझाया था क्या, कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स ड्यू टू चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनेमिक इकोनॉमी। देखो बेटा, इकोनॉमी एक डायनेमिक है और आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। बदलने के लिए क्या, सही समय पर सही जगह से निकल जाना चाहिए अगर आपको अपने करियर को ग्रोथ देनी है तो, है या नहीं। कुछ लोग एक कंपनी में 2 साल काम करते हैं, उसके बाद वो फिर कंपनी स्विच करते हैं, फिर 2 साल काम करने वो फिर स्विच करते हैं। तो वो क्यों स्विच कर रहे हैं, एक जगह टिक क्यों नहीं रहे? क्योंकि जितनी ज़्यादा वो कंपनी स्विच करेंगे उतना ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनका सैलरी इंक्रीमेंट करेगा। कंपनी उनको 10%, 20% हर बार सैलरी बढ़ा के देगी। क्लियर है या नहीं? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, सपोज आप जियो में काम कर रहे हैं एज अ मैनेजर। अब आपको लग रहा है कि आपने काफ़ी समय तक यहाँ काम कर लिया, अब आपको किसी और कंपनी में स्विच करना चाहिए। तो बेटा आपने हाथ पैर मारना शुरू किया, दूसरी जगह पर आपने कंपनी तलाश करी, तो आपने अपना रिज्यूम एयरटेल में भेजा और एयरटेल वालों ने अपना इंटरव्यू वगैरह लिया आपका और आपको अपॉइंट कर लिया और कहा कि 1 मई से आपको कंपनी ज्वाइन करनी है। और बेटा आपका जो मंथ है जियो में वो 15 अप्रैल को कंप्लीट हो रहा है। आपने 5 अप्रैल को अपना रेजिग्नेशन अपने एचआर को दे दिया और कहा कि मैम यस सर, मैं आने वाली 15 तारीख को कंपनी छोड़ दूंगा। तो अब एक बात समझिए, 15 अप्रैल को आप यहाँ से काम छोड़ देंगे और वहाँ ज्वाइनिंग है 1 मई, तो बीच का ये जो डिफरेंस पीरियड है 10 से 15 दिन आप बेरोजगार रहे या नहीं रहे, इसी को कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। बात क्लियर है? देखिए अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसको भी गार्डनर जी ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। क्या? जब कभी, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गार्डनर, दिस टाइप ऑफ unemployment occurs due to fall in a certain industry। बेटा जब किसी प्रकार की कुछ इंडस्ट्रीज बंद होने लगती हैं तो वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक मूल ढांचे में बदलाव आ रहा है, स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है। अब हम अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, देखिए पहले हम लोग मैनुअली अकाउंटिंग करते थे। हमारे जो पुराने अकाउंटेंट होते थे या मुंशी जी जो आप लोग जानते होंगे, पुरानी पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, वो मैनुअली सारे बही खाते हाथ से रिकॉर्ड करते थे। और आज टाइम हो चुका है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टैली आ गई है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो अब कंपनी ज़्यादातर, सपोज एग्जाम्पल उठाते हैं टैली का, कंपनी को चाहिए एक ऐसा बंदा जो अब टैली पे खट 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 उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर दे। तो अब कंपनी क्या करेगी, अपने पुराने एम्प्लॉय को, अब मान लीजिए उनके जो पुराने अकाउंटेंट हैं वो 50-55 साल के हैं, अब बेटा उन्हें मॉडर्न मेथड सीखने में, एडॉप्ट करने में समय लगेगा। वो एकदम से नहीं सीख सकते हैं, तो वो कुछ समय के लिए सिखाने का ट्राई करेगी कंपनी, ऐसा नहीं सीधा हटा देगी, ट्राई करेगी, पर वो नहीं सीख पाएंगे। तो फिर वो क्या करेगी, उनको हटाएगी और किसी और को लाएगी। अब किसी और नए फ्रेशर के आने पर एक ओल्ड एम्प्लॉय बेरोजगार हो गया या नहीं हो गया, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक स्ट्रक्चर में चेंज आने पर। अब अंग्रेजों के समय से पहले हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, पर जैसे जैसे अंग्रेज आए और आज के समय में ज़्यादातर प्रोडक्शन गारमेंट का मशीन मेड होता जा रहा है, तो जो हैंडीक्राफ्ट के हाथ से बड़े हुए, हाथ की कारीगरी के कपड़े होते थे, जो कढ़ाई होती थी, वो सब अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जो लोग वो काम करते थे वो बेरोजगार हैं या नहीं, इसी को कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा बात। एक कर्व बनाते हैं जरा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। सपोज बच्चे ये मेरी एएस है, 45 डिग्री की लाइन, आप सभी को पता है ये हमारा एएस है प्लान लेवल पे, ठीक। और फिर
ये हमारा एडी है प्लान्ड, जिसके बारे में हमने प्लान किया हुआ है। तो अगर जिस पॉइंट पर प्लान्ड एएस एंड प्लान्ड एडी इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट, ये हमारा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बात समझ आई? इतना आपको क्लियर है? अच्छा, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज यहीं देखिएगा, हमारा प्लान्ड एडी यहां है, पर अगर हम देखें तो हमारा एडी जो एक्चुअल चल रहा है वो ये है, एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो अब हमारा इक्विलिब्रियम प्लान्ड एएस और प्लान्ड एडी से नीचे स्ट्राइक करेगा, एएस और एडी यहां कट कर रहे हैं, तो हमारा अब का इक्विलिब्रियम ये होगा। और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपको एक चीज समझ आ गई क्या? जहां प्लान्ड एडी एंड एएस प्लान्ड इक्वल हो वो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट, और जहां प्लान्ड एएस इक्वल हो एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट। बेटा ये बात देखो क्लियर है? अब एडी अंडर एम्प्लॉयमेंट पे क्यों होगा? एडी प्लान क्यों नहीं चल रहा हमारा? बिकॉज रिसोर्सेस, सम रिसोर्सेस आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, or we can say that AD are not able to use its full potential or full resource to get planned result। क्लियर है? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कॉजेज ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है या डेफिसिट एडी क्यों रहता है, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले इसके लिए कर्व बना लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, यहाँ 0, यहाँ हम लोग डिनोट कर देते हैं जीडीपी या वाई, यहाँ हम लोग डिनोट कर लेते हैं एडी। अब देखो ये एएस चल रहा है जो हमारा प्लान्ड है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग एएस यहाँ होना चाहिए, ठीक। अब हमारा एक एडी होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जरा उसको बना देते हैं। ये हमारा एडी है फुल एम्प्लॉयड, ठीक है, यानी कि यहां पर सभी रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड होगी। अगर हमारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर मिल जाता है तो ये बता देगा कि हमारी रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज हैं, पर हमारा एडी कहां चल रहा है? डेफिसिट है, यानी कि हमारा जो प्लान्ड एडी है वो कहीं यहां चल रहा है। एडी प्लान्ड, तो बेटा हमारा इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे मिल रहा है? E1 पे, हाँ या ना? तो हमारे अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए था बेटा कुछ इस पॉइंट पर रिलाय करना चाहिए था। सपोज इसको नाम दिया N, पर अभी वो लाय कहाँ कर रहा है? वो लाय कर रहा है यहाँ M पर। तो बच्चे यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है ये है हमारा डेफिसिट डिमांड। क्या है बच्चा? डेफिशिएंट डिमांड। और इसको आप एक और भी कह सकते हो, क्या? डिफ्लेशनरी गैप। क्या कह सकते हैं? डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अब बात आती है कि इसके प्रभाव क्या होंगे, यानी कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस। देखो कॉन्सिक्वेंस तब समझ आ जाएंगे जब तुम्हें पता चल जाए कि ये किन कारणों से हो रहा है, यानी कि रीजन। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर आप एक चीज को सीक्वेंस में समझते चले गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक कहीं से भी कोई डिफिकल्टी दे सकता है। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग क्या समझते हैं? रीजंस बिहाइंड
डेफिसिट एडी। एडी के कम रहने के कारण क्या हो सकते हैं बच्चे, तो समझो। एडी के कम रहने के सबसे पहली चीज, अगर एडी के कंपोनेंट नहीं पता तो आप एडी के डेफिसिट रहने का कारण नहीं समझ सकते। अच्छा, एडी के कंपोनेंट क्या होते हैं देखो जरा। एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही बताया हुआ है आप लोगों को या नहीं मैंने? जब एक इकॉनमी ओपन होगी तो हमारा यही चलेगा 4 सेक्टर में। ये बात समझ आई? एडी के कंपोनेंट याद हैं जो अभी पहले चैप्टर में पढ़ाए थे हमने? वेरी गुड। देखो अब रीजन क्या है, कम है, तो कम रहने के पीछे पहला रीजन क्या हो सकता है? रिड्यूस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि सी कम है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है बच्चे? देखिए आई, यानी कि आई भी कम है। रिडक्शन इन प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या हो सकता है? जी, जी क्या है? गवर्नमेंट। रिडक्शन इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद है एक्स माइनस एम बेटा, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इसका प्रभाव क्या समझ आ रहा है? रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट एंड हाई इंपोर्ट, तभी तो निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 5 कारण रहेंगे जिनसे हमारी इकॉनमी में डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप या डेफिसिट डिमांड की कंडीशन उत्पन्न होगी। अब एक बात और समझो, अगर डेफिसिट रहेगा तो मार्केट में मंदी छाई रहेगी या नहीं? तो इसका सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? प्रोड्यूसर्स को बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट का। प्रॉफिट जो है उनका घाटे में चला जाएगा और अनडिजायर्ड स्टॉक बढ़ जाएगा। देखो लिखवा देता हूं इसको भी मैं। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा बेटा? इंक्रीज इन अनडिजायर्ड स्टॉक, सॉरी तीसरा पॉइंट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। जब बेटा डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही और लोग सामान खरीद ही नहीं रहे, तो ऐसे में प्रोड्यूसर को घाटा होगा या नहीं होगा? फिर वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा। चौथा पॉइंट, क्रिएट डिफ्लेशन इन मार्केट। डिफिसिट डिमांड के ये 4 प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि याद रहे। ये क्या दिए गए हैं? ऑफ डेफिसिट एडी। नोट करिए भैया इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। मतलब कि जो हमारा फुल एम्प्लॉयड एडी है, एक्चुअल एडी उससे भी ऊपर निकल चुका है। जरा देखिएगा, इसको समझने से पहले फिर से एक कर्व बना लो भैया पहले तो। जीडीपी वाई एडी, और बच्चे ये हमारी निकल गई एएस 45 डिग्री पे। ये बात क्लियर है? अब देखिए, एडी है फुल एम्प्लॉयड, फुल्ली एम्प्लॉयड, यानी कि जहां पर सभी रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगी वो हमारा एडी और एएस कुछ इस पॉइंट पे रिलाय कर रहा है। पर अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की कंडीशंस को समझें तो हमारा जो एडी अभी चल रहा है वो कुछ इस पॉइंट पे चल रहा है, एडी प्लैंड। यहां पर हमारा करंट एडी रन कर रहा
है। ये बात क्लियर है? तो आपको कुछ चीजें समझ आ रही होंगी क्या, कि बेटा हमारा एक्चुअल में जो इक्विलिब्रियम मिलना चाहिए वो हमें कुछ इस पॉइंट M पर मिलना चाहिए, ये हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए था। लेकिन जो अभी की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ मिल रहा है हमें? E1 पे, हाँ या ना? तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है ये एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा? हमारे फुल एम्प्लॉयड एडी को यहाँ पे रन करना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का बच्चे ये जो गैप आप देख पा रहे हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा। ये जो गैप है इसको आप क्या कहेंगे? ये है आपका एक्सेस एडी और इन्फ्लेशन नरी गैप। क्लियर है ये बात? जो डेफिसिट डिमांड होती है उसके गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, और जो एक्सेस डिमांड का जो गैप क्रिएट होता है उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो बच्चे अब इसके पीछे के रीजन क्या रहे होंगे? पहली चीज, इन्फ्लेशन को समझो। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन से मार्केट में आ जाती है महंगाई। क्या आ जाती है बेटा? महंगाई। महंगाई आने का मतलब क्या है कि कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके कारण महंगाई उत्पन्न हो रही है। जैसे अभी हम लोगों ने डेफिसिट डिमांड के कुछ फैक्टर देखे थे, कंपोनेंट क्या? एडी के आपने कंपोनेंट अभी लिखे थे क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही कंपोनेंट थे। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, reasons behind excess demand और एडी। बेटे इसके पीछे का सबसे पहला रीजन क्या होगा? अभी पीछे जब डिमांड कम थी तो सभी फैक्टर कम थे, पर यहां सभी फैक्टर ज्यादा चल रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। ठीक। दूसरा बेटा क्या आएगा? सेकेंड पॉइंट बच्चे, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट। इसको हम आई से डिनोट करते आ रहे हैं। बेटा थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा क्या होगा? इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, अभी पीछे एक्सपोर्ट कम था, पर इस बार यहां पर एक्सपोर्ट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। बेटा प्लैंड से कुछ ज्यादा ही एक्सपोर्ट हो रहा है, और डिक्रीज इन इंपोर्ट। ये कुछ 5 फैक्टर रहेंगे जिनसे हमारा एडी एक्सेस चल रहा है। अब एडी के एक्सेस चलने से कुछ प्रभाव पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी में, जरा उनको भी समझ लेते हैं बच्चे। देखो बेटा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस एडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला, प्रोड्यूसर सफर लॉस बिकॉज नॉट fulfilled द मार्केट डिमांड। बेटा जब वो मार्केट डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएगा तो प्रोड्यूसर को लॉस सफर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इन्फ्लेशन इन मार्केट। तीसरा, राइज। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा आप कह सकते हैं इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कुछ ये प्रभाव पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप के। ठीक,
तो अब बात आती है कि सरकार इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो एक बार बच्चे इसको नोट करो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करती है। देखो, कंट्रोल करने से पहले एक चीज समझो, अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है कि जिसे आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखो, हम कंट्रोल किसे करना चाह रहे हैं, हम एक चीज है जिसका नाम है इन्फ्लेशन, इसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और दूसरी चीज जिसका नाम है डिफ्लेशन, हम इसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अब देखो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में होता क्या है बेटा, इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ जाती है। यार महंगाई कब बढ़ती है, इन्फ्लेशन का सबसे बेसिक मूल सिद्धांत अगर याद रखो, इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन मार्केट, ड्यू टू विच competition among buyer has been created, due to which price of goods were hike। बेटा, इन कारणों से मार्केट में प्राइस बढ़ जाते हैं। अच्छा, डिफ्लेशन का क्या रहता है, इसको भी समझ लो, डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन द मार्केट। मेरे बच्चे, मार्केट में मनी सप्लाई कम रहती है। मार्केट में मनी सप्लाई कम रहने से लोगों के पास पैसा ही नहीं है, हाँ या ना। जब पैसा नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट में मंदी छा जाएगी। मंदी छाने का मतलब क्या है कि सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। फॉल इन डिमांड, प्रोड्यूसर सफर लॉस। तो इन दोनों ही कंडीशन में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना तो इन्फ्लेशन अच्छा है ना डिफ्लेशन अच्छा है। अब हमें इसे कवर करना है, तो इसका कवर करने का आपको एक चीज दिख रही होगी यहां पर, किसको कवर कर लिया जाए तो ये कवर हो जाएगा, मनी सप्लाई को। बेटा, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई हाई है, अगर इसको गिरा के कम पे ले आएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा। वहीं अगर डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन में मनी सप्लाई कम है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा। तो बेटा, गवर्नमेंट के पास कुछ मेजर्स हैं, तो अगर हम इन मेजर को बात करें जो करेक्टिव मेजर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हैं, तो गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। क्या लाल, देखो, पहला है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन बनाता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये बात क्लियर है भाई? उम्मीद करूं कि आपको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, 11th में भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपको फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी और क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? बेटा, फिस्कल पॉलिसी को हम एक बहुत सिंपल भाषा में आपको बताएं कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है। क्या है, ध्यान से समझिएगा, इट इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड, we can say that fiscal policy, it is a government's revenue and expenditure policy।
अगर हम कहें कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी है तो ये कहना कतई गलत नहीं है। अब जब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की पॉलिसी है तो इसमें सबसे पहला टर्म क्या आएगा? टैक्स, जिसके फॉर्म में गवर्नमेंट कमाती है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब बता के मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा। दूसरा हमारे सेकंड पॉइंट जो हमारे पास रहेगा बेटा वो रहेगा सब्सिडीज। तो अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, क्या है? इन्फ्लेशन। अब समझना बहुत ध्यान से, क्या इफ मार्केट में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट टैक्स क्या करेगी? राइज। क्या करेगी? है ना। अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रिड्यूस। क्लियर है ये बात? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट सब्सिडीज में क्या करेगी? इन्फ्लेशन है अगर तो गवर्नमेंट को करना चाहिए सब्सिडी। देखो मार्केट में मनी सप्लाई पहले ज्यादा है तो सरकार और सब्सिडी बढ़ा दे क्या? ना, रिड्यूस। सब्सिडी को क्या करे गवर्नमेंट? रिड्यूस। अगर मार्केट में डिफ्लेशन है, मंदी छाई हुई है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं पैसा, तो ऐसे में क्या करे? इंक्रीज। अपने सब्सिडी के खर्चों को बढ़ा दे। फिस्कल पॉलिसी से ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो बेटा याद रखो, मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टूल रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव मेजर, और दूसरे हमारे पास जो रहेंगे वो होंगे क्वांटिटेटिव मेजर। देखिए अगर हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर की तो बेटा क्वालिटेटिव में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पहली चीज, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई बना रहा है, तो इन सबको आरबीआई को देखना चाहिए और आरबीआई ही देखती है। गवर्नमेंट कहती है यार इतनी टेंशन हमको मत दो, हमारे पास पहले ही बहुत काम है, ये तुम्हें दिया एक काम झेलो, है ना। तो अब इस काम के लिए सबसे पहले जब हम क्वालिटेटिव की बात करें तो बेटा क्वालिटी नॉट अमाउंट, हम चीजों पे फोकस करते हैं, उसकी मात्रा पे नहीं, यानी कि गुणवत्ता। तो सबसे पहला रहता है मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में एक प्रेशर बनाया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स पर। आरबीआई कुछ गाइडलाइन इशू करती है कि आपको कब लोन ज्यादा देना है, कब नहीं देना है। अब इन्फ्लेशन है तो लोन नहीं देना है और डिफ्लेशन है तो लोन ज्यादा देना है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? देखिए जब आप कभी लोन लेने जाते हैं तो कुछ चीज मॉर्टगेज रखते हैं। मॉर्टगेज मतलब कुछ गिरवी रखते हैं। मान लो आपकी बिल्डिंग है 1 करोड़ रुपए की जो आपने गिरवी रखी और आप उस पर 1 करोड़ का लोन चाहते हो तो मिल नहीं सकता। अभी जो नॉर्मल कंडीशन थी वो थी 1 करोड़ पे आपको 90 लाख का लोन मिल रहा है, पर मार्केट में सडनली इन्फ्लेशन आ गया, हाँ या ना। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है, इन्फ्लेशन, तो ऐसे में क्या किया जाए? मनी सप्लाई बढ़ गई है ना, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या किया जाएगा बेटा? रिड्यूस्ड। क्या किया जाएगा? और अगर डिफ्लेशन है तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे अगर मान लो मार्केट में पहले से ही मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट आरबीआई इशू करेगा गाइडलाइन कि भाई अब तुम मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। अगर कोई 1 करोड़ की एसेट गिरवी रख रहा है तुम 40% की मार्जिनल रिक्वायरमेंट कर दो, यानी कि 1 करोड़ पे 40 लाख कम लोन दिया जाएगा, यानी कि 60 लाख का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर डिफ्लेशन है तो कहेगा अब तुम 95% रख दो, यानी कि 95 लाख का लोन दे दो। क्लियर है ये बात? उसके बाद जनरल गाइडलाइन। आरबीआई जनरल गाइडलाइन इशू करता है कि बहुत रेयर केस में लोन देना है, कब नहीं देना है, कब देना है। ये एक प्रोसेस है क्वालिटेटिव। चलिए बेटा अब हम लोग देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे क्वांटिटेटिव, यानी कि अब हम मात्रा में मनी सप्लाई को मार्केट से निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला मेजर आरबीआई जो अडॉप्ट करता है वो है बैंक रेट। क्या है बेटा? बैंक रेट। अगर हम बैंक रेट की बात करें तो ये क्या होता है?
जब भी आरबीआई लॉन्ग टर्म के लोन कॉमर्शियल बैंक को असाइन करता है उसे हम बैंक रेट के नाम, उस पर जो ब्याज चार्ज करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। अब मार्केट में इन्फ्लेशन है, यानी कि पहले से ही मनी सप्लाई ज्यादा और हमें कम करना है, तो आरबीआई चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज हम कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करें ताकि मार्केट में लोन महंगा हो जाए और लोग लोन कम ले। तो ऐसे में बैंक रेट को आरबीआई इंक्रीज कर देगा, ठीक, और डिफ्लेशन में रिड्यूस कर देगा। आपने ये सारे मेजर्स मनी बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं, तो इतना डीप जाने की जरूरत हमें नहीं लगता है कि है, ठीक है। एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगा मैं आपको। सेकंड मेजर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा रेपो रेट। क्या होता है भाई रेपो रेट? रेपो रेट का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत कि जब भी आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है कॉमर्शियल बैंक को, देखो इन्फ्लेशन है, मार्केट में पहले से मनी सप्लाई ज्यादा है, अब आरबीआई ने कहा कि यार हमें मार्केट से पैसा कम करना है। कम कैसे होगा? कॉमर्शियल बैंक अगर लोन कम दे, तो आरबीआई ने कहा 1 लाख पर हम 25% ब्याज चार्ज करेंगे। 1 लाख का 25% इंटरेस्ट तो आरबीआई रख लेगा। अब कॉमर्शियल बैंक आगे कम से कम 5% का अपना मार्जिन, एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, समझ लेना, कोट मत करना कोई भी कि आप ऐसा बता रहे, होता नहीं, समझो। 1 लाख पे अब कॉमर्शियल बैंक चार्ज कर रहा है 30%, यानी कि 30,000। तो बताओ कौन समझदार आदमी है जो 1 लाख रुपए के लोन पर 30,000 रुपए का ब्याज देना पसंद करेगा? कोई नहीं। इससे मार्केट से मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो फिर वही बात रहेगी क्या कि रेपो रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा और डिफ्लेशन में रिड्यूस्ड, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो रहेगा बेटा वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बेटा? रिवर्स रेपो रेट का मतलब है द इंटरेस्ट अलाउड बाय द आरबीआई, इंटरेस्ट अलाउड बाय द आरबीआई टू कॉमर्शियल बैंक ऑन देयर सरप्लस डिपॉजिट। देखिए हम लोग अपना सरप्लस फंड कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस फंड बैंकों में नहीं आरबीआई में डिपॉजिट करता है। वो थोड़ी दूसरे बैंकों में जाएगा, हाँ भाई एसबीआई जा रहा है, पीएनबी के पास भैया मेरा पैसा रख लो ना, वो सीधा आरबीआई के पास जाता है, बिकॉज आरबीआई इज द पापा ऑफ ऑल द कॉमर्शियल बैंक। है या नहीं, पढ़ा था? हाँ। तो रेपो रेट क्या था? जब लोन दे रहे हैं तो जो चार्ज कर रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट जब आप अपना सरप्लस हमारे पास रख रहे हो तो उस पर हम आपको इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। तो देखिए इन्फ्लेशन का केस है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, अब आरबीआई चाहेगा कि कॉमर्शियल बैंक मार्केट में लोन देने से अच्छा है कि वो पैसा हमारे पास रख दें। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, है या नहीं? कॉमर्शियल बैंकों को लगेगा यार मार्केट में हमें 10% लोन मिल रहा है ब्याज लोन पर, और आरबीआई हमें डिपॉजिट करने पर सरप्लस पैसा रखने पर 15% का सपोज दे रहा है, तो ये तो ज्यादा मिल रहा है, लोन से अच्छा आरबीआई के पास रखवा दो। और वहीं डिफ्लेशन में क्या करेगा आरबीआई बच्चे? इसको रिड्यूस कर देगा। क्लियर है? डाउट है? आगे देखो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आरबीआई के पास रहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं बेटा? जैसे मार्केट में शेयर्स डिवेंचर आते हैं वैसे ही आरबीआई कुछ बॉन्ड इशू करता है। एग्जांपल के लिए आप ट्रेजरी बिल का नाम ले लो जिसे हम जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। तो जब आरबीआई को मार्केट से पैसा हटाना है तो आरबीआई ये बॉन्ड इशू करेगा। अब जब आरबीआई इशू कर रहा है तो सभी कॉमर्शियल बैंकों को खरीदना जरूरी है। देखो एक क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करना, इधर यहां पर साइड में समझाते हैं जरा। आरबीआई ने बॉन्ड इशू करे, अब कॉमर्शियल बैंक को परचेज करने पड़ेंगे, है ना? तो जो पैसा कॉमर्शियल बैंक लोन पे देता अब वो कहां आ गया? आरबीआई के पास, यानी कि मार्केट से मनी सप्लाई कम हो गई या नहीं हो गई? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन के केस में इशू करेगा बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन के केस में रिडीम करेगा। क्या करेगा? रिडीम, यानी कि बायबैक। अब बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहां पर खत्म होता है और हमारी क्लास 12th टर्म 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मजा आ रहा है, इकोनॉमिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और लग रहा है कि इस बार इकोनॉमिक्स में 90 पार का नारा जो हमने लिया है, जुड़े हैं इस मिशन के साथ, आप उसको पूरा कर देंगे, तो एक बार कमेंट में लिखिए यस सर। और अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी को। अभी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए अकाउंट्स की एक रिकैप वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड करूं, अभी थिंकिंग है। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट में हमें लिख भेजिए।
हाँ सर, हम चाहते हैं कि आप अकाउंट की भी वीडियो अपलोड करें। तब तक के लिए थैंक यू। जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।